चलिए आज आपको महाराष्ट्र की एक ऐसी कला से परिचय कराते हैं जिसके द्वारा पूरी एक जनजाति को चित्रित किया जाता है। अब ये कला आपने कई जगह और कई वेरिएशन में देखी होगी, पर ये उतनी ही अनोखी भी मानी जाती है क्योंकि ये एक प्राचीन कला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तकारी की दुनिया। आज हम बात करेंगे वर्ली आर्ट के बारे में, जानेंगे वर्ली आर्ट कैसे किया जाता है, साथ ही इसके द्वारा जो जनजातियां चित्रित की जाती हैं जानेंगे उनके पीछे की कहानियां, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिल्प गुरु अवॉर्डी सुमन संथालिया जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो वर्ली आर्ट मैम क्या होता है और इसके पीछे जितनी भी जनजाति चित्रित की जाती है उसके पीछे की प्रेरणा कहाँ से ली जाती है? अगर मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताऊं, वर्ली आर्ट महाराष्ट्र के एक छोटे से जनजातियों की कहानी है। जो जनजातियां वहाँ पे 2000 से 2500 3000 साल पुराना इनका इतिहास है। और ये जनजातियां जिस आर्ट को करती थी उस आर्ट का नाम ही वर्ली है, क्योंकि इसका ओरिजिन एक वर्ली गांव था। तो वहाँ जो ये आर्ट करती थी ये जनजातियां, इसलिए इस आर्ट को वर्ली आर्ट कहा गया। और ये काफ़ी पुराना है क्योंकि उस समय में बहुत सारे साधन नहीं थे। ये जनजातियां अपने डेली लाइफ को दिखाने के लिए, अपने फेस्टिवल्स, अपने उत्साह को, अपनी खेतीबाड़ी और अपने जीवन को दर्शाने के लिए जो चलचित्र या चित्रकारी करती थी उसको वर्ली आर्ट कहा जाता था। और ये बहुत पुराने समय में जब ये वर्ली आर्ट बनता था तो ये दीवारों पे उकेरा जाता था, ज़मीनों पे उकेरा जाता था, जिसमें उनके भगवान, उनके पूजा पाठ और उनके रिचुअल्स की पद्धतियाँ होती थी। सिर्फ इनको ज्योमेट्रिकल दो ट्रायंगल को मिक्स करके ये आर्ट बनाया जाता था। कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है, आज के समय में लोगों को वर्ली आर्ट और मधुबनी आर्ट को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में जब ये आर्ट बनता था तो गेरू और चावल के पेस्ट से बनता था, लेकिन अभी जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस आर्ट को बनाने के तरीके भी चेंज होते चले जा रहे हैं। और मैं सुमन संथालिया, मैंने इस आर्ट को जब देखा कि ये बहुत ही विलुप्त प्राय सा होता जा रहा है और समाज में इस आर्ट की, देश में इस आर्ट की इतनी डिमांड नहीं है, और वो जनजातियाँ सिर्फ इसे बनाती है और बहुत बड़ी बड़ी पीस भी बहुत कम पैसे पे बेच के चली जाती है, क्योंकि इसके ख़रीदार बहुत कम हुआ करते थे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि दिल्ली में एक क्राफ्ट म्यूजियम है जहाँ पे देश भर से कलाकारों को बुलाया जाता है और उनसे आर्ट के लिए उन्हें एक स्पेशल स्पेस दिया जाता है जहाँ वो लाइव अपने आर्ट को बनाते हैं और बना के वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो उसी दौरान ये बात होगी 98 के आसपास की, मैं क्राफ्ट म्यूजियम गई। वहाँ पे जिब्या सोमा मासे, जो कि हमारे देश के पहले नेशनल अवार्डी हैं और जिनके ही द्वारा पहली बार वर्ली आर्ट निकल के बाहर आया। इसके पहले लोग सिर्फ उसी एरिया के लोग जानते थे कि ये कोई आर्ट है और चित्रकारी है, बट बहुत कम लोग जानते थे। शहरी क्षेत्र में तो लोग ना के बराबर जानते थे। वहाँ से मुझे इस आर्ट के बारे में जानकारी मिली। वर्ली आर्ट है क्राफ्ट म्यूजियम में, मैंने जिब्या सोमा मासे से इसकी ट्रेनिंग ली। इसके बाद वहाँ जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाके मैंने इस आर्ट के बारे में पढ़ा और मुझे ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने इस आर्ट को बनाना शुरू किया। जब मैंने ये आर्ट बनाना शुरू किया था तो बहुत कम लोग थे मेरे साथ में और मैं खुद ही ये काम करती थी। फिर धीरे धीरे समाज के मैंने देखे निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनकी बेटियां हैं, जिनकी जो औरतें हैं, जिनके पास में एक अच्छा एजुकेशन नहीं है, तो उनके पास में कोई चॉइस नहीं होती थी सिवाय डोमेस्टिक हेल्प करने के। तो मैंने उन लड़कियों को अपने साथ बिठाना शुरू किया और उनको ये आर्ट सिखाने लगी। ऐसी बनाइए ना, दर्द इतना ही होता है। जैसे ये डिज़ाइन बनाया है, इसके गले में कुछ चाहिए, यहाँ ज़्यादा खाली हो गया है, ये सीखो। और इसमें कौन सा माल है?
इसमें 2.5 बाई 2.5 का चौकोर है। मेरा नाम पूजा है। मैं यहाँ 16-17 साल से काम कर रही हूँ। ये मैंने वाली आर्ट की हुई है। ये फिगर मैंने बनाया ऊपर पानी के घड़े ले जाते हुए, और नीचे इसके बैलगाड़ी बनाई हुई है, और उसके नीचे बाजे वाला बनाया है। फिर बारात का घोड़ा बनाया है, बाराती जा रही है। मेरा नाम नीरज रानी है। मैं यहाँ 20 साल से काम कर रही हूँ और मैं मधुबनी और वर्ली आर्ट दोनों आर्ट करती हूँ। मेरा नाम सविता है और मुझे यहाँ पर 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। सबसे पहले हमने इसको कलर किया है, उसके बाद सीधा ब्रश से हमने काम किया है, इस पे ड्रॉ किया है, मधुबनी आर्ट बनाई है इसमें। मेरा नाम रमा है और मैं 12 सालों से जॉब करती हूँ यहाँ, और यहाँ मैम ने ही सिखाया है सब कुछ। मैं इसमें लाइन लगाती हूँ और ट्रायंगल है, कलर भरना है। मेरा नाम रीना है। मैं 14-15 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पे, और ये मैं ट्रे बना रही हूँ, और इस ट्रे में जार और सॉल्ट एंड पेपर जाते हैं सेट बन के। इसमें मैंने ब्लू कलर लगाया है, ये ऑरेंज लगाया है, इसमें ब्लैक कलर से काम कर रही हूँ मैं। इस आर्ट को जो मैं बनाती थी, मैं सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम, क्राफ्ट म्यूजियम वगैरह में देना शुरू किया था, और इसकी डिमांड भी आती थी, क्योंकि मैं इस वर्ली आर्ट को डिफरेंट तरीके से बनाना शुरू किया। इनको कलरफुल मोटिव्स के साथ में लेकर के मैं बनाती थी, इनके बैकग्राउंड चेंज करती थी। चूँकि मैं एक मेट्रो सिटी से आती हूँ, तो मैंने मेट्रो सिटी में आने की वजह से मुझे मेट्रो की लाइफ स्टाइल के बारे में पता था, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस आर्ट को अपनी लाइफ स्टाइल में बनाती हूँ तो शायद इसका एक्सपोजर बढ़ेगा, जो कि हुआ भी। जो ये आर्ट फॉर्म है, क्योंकि बहुत ही प्राचीन ये आर्ट फॉर्म है, इसमें किसी प्रोसीजर में या फिर प्रोसीजर के बाहर आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस ऐसे थे कि सिर्फ इनको पेपर पे बनाया जाता था, और मैंने देखा कि एक समय आया जब लोगों ने ये पेंटिंग तो ली और लेके दीवारों पे लगा ली। कुछ समय के बाद जब मैं उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में जाती थी तो वो कहते थे कि नहीं, अभी इनकी डिमांड नहीं आ रही है। और डिमांड नहीं आ रही है क्योंकि भाई जिन्होंने एक बार पेंटिंग ले ली, दीवार पे लगा ली, तो वो तो आएंगे नहीं दोबारा से आपके पास। तो फिर मेरे पास एक थॉट आई कि क्यों ना मैं इसे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट पे बनाऊं, जिससे कि इसकी डिमांड बनी रहे। तो उसी दौरान मैंने टेराकोटा के फ्लावर वाजेस के ऊपर इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया, और वाजेस के साथ साथ मैंने लैंप्स बनाने, टेराकोटा की प्लेटें बनानी, कप्स बनाने, इनके ऊपर काम करना शुरू किया। तो मुझे बहुत एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया कि ये काम हम तरह तरह से तरीके से बनाए। इस तरह से मेरी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इस आर्ट की शुरुआत हुई, जहाँ से मैंने इस आर्ट को लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू किया। वर्ली आर्ट के अलावा और कौन कौन सी आर्ट फॉर्म्स में आप रुचि रखते हैं? मैंने देखा कि एक वर्ली आर्ट को मैं बहुत टाइम तक आगे नहीं ले जा सकती। उसमें मैंने वैल्यू एडिशन करने के लिए सबसे पहला जो प्रयोग किया वो ढोकरा आर्ट का था। ढोकरा आर्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि ये छत्तीसगढ़, बस्तर और मध्य प्रदेश का ट्राइबल आर्ट है। ये भी ट्राइबल आर्ट ही है, और ये ब्रास और लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है, जो कि काफ़ी कठिन प्रोसीजर है। और जब ये ढोकरा आर्ट और वर्ली आर्ट को मिक्स करके मैंने पेंटिंग बनानी शुरू करी, आर्ट ऑब्जेक्ट बनाने शुरू किए। आर्ट ऑब्जेक्ट्स में जैसे घड़ियाँ बनाई, लैंप्स बनाए, वुडन बॉक्सेस, ट्रेज एंड मिरर,
और अब तो मैं फर्नीचर भी बना रही हूँ, और जिसमें मैंने वर्ली आर्ट का, मधुबनी आर्ट का, ढोकरा आर्ट का काफ़ी सारा समन्वय किया है। ये सारा मेरा गॉड गिफ्टेड है कि मैं वर्ली आर्ट कर पाती हूँ, मधुबनी आर्ट कर पाती हूँ, कलमकारी, गोंड आर्ट, पटचित्र, राजस्थान का आर्ट है, पिछवई आर्ट, ये सारा कुछ मैं कर पाती हूँ। और बहुत सुंदर ढंग से मैंने इनके डिज़ाइन, इनके मोटिव तैयार करती हूँ अपने लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट में यूज करने के लिए। मैंने देखा है कि आर्ट एंड आर्टिजन्स के बच्चे पीछे हटते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है क्यों ना इसको इतना मॉडर्न किया जाए, इसको हमारे डे टू डे लाइफ में इतना यूज किया जाए कि जो आर्टिजन्स के बच्चे सोचते हैं कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें डॉक्टरी करनी है, हमें लॉयर बनना है, वो पीछे ना हटे और उनको इसमें अपना फ्यूचर नज़र आए और उन्हें लगे कि हाँ, ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ से हम अच्छी इनकम कर सकते हैं। इंस्पिरेशन इसको बनाने की क्या रहती है? कभी कभी पता नहीं, कुछ इंट्यूशंस होते हैं अपने आप कि नहीं, इसको ऐसे बनाया जाएगा तो इसकी डिमांड आएगी, और ऐसा ही होता है। और मैंने ये भी देखा है कि हर नई चीज़ का मार्केट में इंतज़ार रहता है और हर नई चीज़ लोग हैंड टू हैंड लेते हैं, और जिस तरह के डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ या जिस तरह के मैं प्रयोग कर रही हूँ, ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और यही रीज़न रहा है कि मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मुझे नेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड, और अवार्ड के साथ साथ मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का भी अवार्ड मिला नितिन गडकरी जी से और गिरिराज सिंह जी से भी। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मुझे अवार्ड मिले मेरे काम की वजह से, क्योंकि मैं सिर्फ आर्ट ही नहीं बना रही हूँ, मैं समाज को एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि आर्ट के माध्यम से हम अपने रिच हेरिटेज को तो संभाल ही रहे हैं, साथ साथ में हम आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारे यूथ है, उसके लिए एक हम पथ प्रदर्शक का भी काम कर रहे हैं। और उनको भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो इतना रिच हेरिटेज है, इसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हमें बाहर जा कर के ग्लोबल मार्केट में नौकरी खोजने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ग्लोबल मार्केट में जाना है तो क्यों नहीं हम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ जाएं, जो हम बना रहे हैं, जिसमें हमारी स्किल है, जिसमें हमारी स्पेशलिटी है, तो हम उस आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट बनाएं, उसकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान रखें, और ग्लोबल मार्केट में जो डिज़ाइंस चलते हैं, जिस तरह की डिमांड होती है, उसके हिसाब से हम अपने डिज़ाइन को कंपोज करें। और यही काम मैं कर रही हूँ, मैं एक्सपोर्ट में भी काम कर रही हूँ। इस ख्याल ने बाद में जन्म लिया कि देश की सेवा करने के लिए सिर्फ सैनिक होना ही ज़रूरी नहीं है, हम समाज के उस वर्ग के लिए काम करें जिससे हम अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। तो ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है अपने देश के लिए, अपने देश की बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए, कि मैं ये काम कर पा रही हूँ और अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को जीवित रखना चाहती हूँ। और इन आर्ट एंड क्राफ्ट को समाहित करके मैंने अभी कुछ ज्वेलरी बनाने भी शुरू किए हैं, जिसमें ढोकरा, वर्ली, मधुबनी, कलमकारी वगैरह का समावेश किया है। ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ तरह तरह के आर्ट फॉर्म को हम बनाते हैं और तरह तरह के मटेरियल भी यूज करते हैं। अब यहाँ जैसे कि मैं टेराकोटा की एक प्लेट के ऊपर काम करना चाह रही हूँ, और इसमें जो कलर्स हैं, वाइट कलर यूज करूँगी मैं, मरून कलर यूज करूँगी, येलो कलर यूज करना है मुझे। ये पॉटरी जो है आजमगढ़ से बन के आती है, मिट्टी की पॉटरी होती है, ये साधारण प्लेट है और 600 डिग्री के टेम्परेचर पे ये पकाई जाती है ताकि फ्रेजाइल ना हो। मैंने इसके ऊपर 2 होल डलवाए हुए हैं ताकि इसे हम दीवार पे टांग सकें। सबसे पहले मैंने मस्टर्ड कलर लिया है और एक इसकी कोटिंग इसके ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं मॉडर्न इंडिया के लिए डिज़ाइन करना चाह रही हूँ। चूँकि ये टेराकोटा है तो ये कलर जो है बहुत जल्दी सोख लेता है, तो इसको ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तकरीबन एक प्लेट बनाने में ये कई हाथों से गुजरता है। चूँकि मैं तो अकेले बैठ के सारे काम कर लेती हूँ, बट यहाँ पे जितने आर्टिजन्स हैं उनके सबके हैंड अलग अलग सेट करके बने हुए हैं। तो कुछ लोग इसकी लाइनें बनाते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर ग्राफिक करते हैं, लेकिन 1 से 1.5 घंटे में एक प्लेट तैयार हो जाती है। अधिक से अधिक हाथों को काम देना चाहती हूँ, न कि कंप्यूटर को, डिजिटल इंडस्ट्रीज को काम देना चाहती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर काम, जो भी छोटे मोटे काम भी अगर आप मेरे स्टूडियो में देख रहे हैं तो सभी महिलाएं हाथों से कर रही है। और मेरा मानना है कि आज इंडिया में भले ही
हाथ के काम की कदर थोड़ी कम हो गई है, बट ग्लोबल मार्केट में हाथ के काम की कदर आज भी उतनी ही है। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये लोग हैं और सेलिब्रेशन में ये जी हाथ हाँ। जोड़ के ये खड़े हुए हैं। आपका क्या इंटरप्रिटेशन है इसको? देखिए, वर्ली आर्ट जो है अपने ग्रामीण कल्चर को दिखाता है, और ये वहाँ की संस्कृति को बड़े विस्तार में दिखाने के लिए वहाँ के आदिवासियों के लिए ये एक माध्यम था कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करें, वो अपने फेस्टिव को कैसे अब करें। तो उन सब के लिए वो अपने घर के आंगन में, घर की दीवारों के ऊपर वर्ली आर्ट बनाते थे। तो जो ये वर्ली आर्ट वहाँ से बन के आया, उसको बाद में जब लोगों ने देखा कि ये बहुत खूबसूरत है, तो उनके छोटे छोटे कैनवास के ऊपर, हैंडमेड पेपर के ऊपर बनाना शुरू किया, और इस तरह ये आर्ट बाहर आना शुरू हुआ। और जब अर्बन इंडिया में आया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसके सस्टेनेबिलिटी की। उस दौरान मैंने इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए ये जो अभी आप देख रहे हो कलरफुल, जी हाँ, इसके जी, पैटर्न क्योंकि तैयार प्राचीन कर समय रही में हूँ। सिर्फ हाँ, एक ही सफेद कलर एक से वाइट इसको किया कलर जाता पे है। गेरू कलर से, जैसे ये है, अगर मैं इसको चाहूँ तो गेरू कलर में भी कन्वर्ट करके इस प्लेट के ऊपर गेरू भी करके दिखा सकती हूँ। अभी मैं यहाँ पे ग्रामीण गांव की एक झलकी दिखाना चाह रही हूँ आपको कि जब एक दूल्हा दुल्हन है जिनकी शादी हो गई है, तो वहाँ पे बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी में दूल्हा दुल्हन को लाया जाता था। तो मैं एक बैलगाड़ी को बना रही हूँ यहाँ पे। चूँकि ये डेकोरेटिव पीस होती है, वॉल पे होती है, तो एक स्टोरी लोग पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है, तो मैंने बैलगाड़ी बनाई है। दुल्हन है तो दुल्हन ऑब्वियसली अच्छे कपड़े पहनी होगी, तो ये मैंने उसको डेकोरेशन दिया है ताकि वो चुंदड़ी और उसकी है, और दुल्हन कुछ लगाती भी है, ऑर्नामेंट्स वगैरह, तो ये सब दिखाया है। प्लस साथ में यहाँ एक और लेडीज़ दिखा रही है। लेडीज़ और जेंट्स दिखाने के लिए भी एक टिपिकल यहाँ पे एक जूड़ा होता है, और ये इसके पीछे भी मैं एक जूड़ा दूंगी ताकि ये पता चले कि ये लेडीज़ हैं और ये भी हैं। और ये दुल्हन की सहेलियां हैं जो उसको भागते हुए बाई कर रही है कि तुम फिर लौट के आना। और सामने ये एक और जो फीमेल है जो मैंने मोटिव बनाया है, इसके पास में और भी बहुत सारे सामान है इसकी बास्केट में, जो दुल्हन और दूल्हा को सौगात के रूप में मिले हैं। कुछ फल फ्रूट, कुछ दान दहेज जो भी होता है। और इसके बाद यहाँ पे हम नेचर को भी दिखाते हैं, क्योंकि जब गांव होता है तो गांव में नेचर, पेड़ पौधे सभी होते हैं। तो ये यहाँ पे मैं एक पौधा भी बनाऊंगी, एक पेड़ दिखाऊंगी, जिससे कि ग्रामीण झलक भी आपको पूरी तरह से आ सके। और चूँकि सड़कें नहीं होती है, डामर की सड़कें वहाँ नहीं होती है, तो हम सड़कों के ऊपर यहाँ पे सिर्फ घास फूस दिखाते हैं, जो कि मैं इस तरह से बनाती हूँ इनको। ये कंप्लीट हो गई है। जैसे अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं। वो कोटिंग होती है नेचुरल ग्लू, जो कि बेल के पेड़ से निकलता है। स्टोरियाँ कभी पुरानी नहीं होती हैं, और न ही आर्ट कभी पुराना होता है। बस ज़रूरत है कि अगर हम अर्बन इंडिया में आ गए हैं तो हमें आर्ट को भी अर्बन स्टाइल में डेवलप करना होता है। तो कभी कभी जैसे ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, ट्रेडिशनल चीज़ों को ट्रेडिशनल रूप में ही रहना चाहिए, उन्हें तोड़ना मड़ोड़ना नहीं चाहिए। बट मैं कहती हूँ कि ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए ट्रेडिशन को तोड़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप ट्रेडिशन को आगे नहीं चला पाओगे। तो अब आप नेक्स्ट आर्ट फॉर्म हमें क्या दिखाने वाले हैं? अब मैं आपको मधुबनी आर्ट फॉर्म दिखाना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं ये एक साधारण कार्डबोर्ड है। ये प्रोटेक्शन की लेयर भी इसी तरह नेचुरल गम होता है, प्लस थोड़ा सा इसको शाइनिंग देने के लिए मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर लगाया है, जिसके ऊपर वाटर जो है रेजिस्टेंस हो जाता है। अब ये जो आपका पीस है वो एक यूटिलिटी बेस्ड है या हाँ, ये डेकोर है? पीस जो मैं बना रही हूँ, ये मेरे फर्नीचर बनते हैं, मैं इनको फर्नीचर में यूज करती हूँ। जैसे टेबल है, टेबल के टॉप के ऊपर मैं इसको लगाती हूँ। अब मैं इस पे जो आर्ट बना रही हूँ, उस आर्ट का नाम है मधुबनी। अब जैसे मैं ये जो बना रही हूँ, ये आर्ट, ये इस तरह से कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद फिर इसमें हम वर्क करते हैं, फिर इसमें हम कलर्स भरते हैं। और अगेन अब ये जो खाली हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके अंदर में ब्रास ढोकरा आर्ट जो होता है उसकी एक पीस लगाई जाती है।
जैसे ये वर्क आप देख रहे हैं, ये ढोकरा आर्ट है, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं बन सकता, इसके लिए ग्रामीण एरिया चाहिए, क्योंकि इसकी भट्टी लगती है जहाँ से बहुत धुआं आता है और काफ़ी पोल्यूशन भी पैदा होता है, और इसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी चाहिए। बी वैक्स जो यूज किया जाता है वो यहाँ इजली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो ये ग्रामीण इलाकों में ही होता है, और वहाँ होने के लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि उन ग्रामीणों के पास इस आर्ट को बनाने के अलावा और कोई साधन नहीं होता है, इसलिए ये आर्ट हम गाँव में ही करवाते हैं। अब आप ये देखें, ये इस आर्ट को हम इसके नीचे लगाएंगे और इसे या तो मैं फ्रेम कराऊंगी, किसी पेंटिंग में कन्वर्ट कर दूंगी, या फिर मैं इसे किसी टेबल में लगा के टेबल की डिज़ाइन को बनाऊंगी। यूटिलिटी और डेकोर के बाद हम दिखाने वाले हैं एक ज्वेलरी पीस, राइट मैम? मैं कुछ मिट्टी से अपनी इस ज्वेलरी के ऊपर कुछ आर्ट आपको दिखाने वाली हूँ। मिट्टी के साथ कुछ और भी मैंने यूज किया है। ये एक पिरोई करके मैंने एक माला रखी हुई है। ये पीस एक मेटल का मैंने ऐड किया है, बट अब इसके ऊपर मैं हैंड वर्क दिखाना चाहती हूँ आपको। ये ढोकरा के छोटे पीस मैंने अपनी ज्वेलरी के लिए स्पेशल डिज़ाइन करवाए हैं बैठ के, तो मैंने अब ये पीस इसके ऊपर चिपकाया। अब जैसे मैं अब ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, अब इसका बस इसमें डेकोरेशन कर रही हूँ। ये मेरा पीस अब कंप्लीट हो गया है। नेक पीस है ये, वर्ली ढोकरा ट्राइबल आर्ट में मैंने इसको डिज़ाइन किया है। मेरे 2 लड़के हैं, तो मेरे पास में 2016 में ये थॉट आई कि जब ये बच्चे आएंगे तो इनके लिए अलग अलग काम क्या तैयार करेंगे। तो मैंने फर्नीचर बनाना शुरू किया कि एक बच्चा फर्नीचर संभालेगा, एक बच्चा हैंडीक्राफ्ट संभालेगा। तो मैं क्या करूँगी, तो मैंने अपने लिए ज्वेलरी वाली लाइन सोची। ये मेरा फ्यूचर प्लान था कि ये ज्वेलरी वाली लाइन जो है हम मेरे लिए रहेगी, बाकी दोनों काम मेरे दोनों बच्चे संभालेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे बड़े बेटे ने, जिसने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उसका नाम लेना भूल गई, क्योंकि उसने 2007 से मुझे मोटिवेट किया, मुझे अपडेट किया कि मेल कैसे करनी है, मेल ईमेल आईडी कैसे बनानी होती है, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे कराना होता है। ये सारी बातें उसने मुझे सिखाई, जो कि उस समय मुझे बकवास लगती थी कि आप तो हर समय पैसे की स्कीम लेके आते हैं, लेकिन वो हर बात मेरी काटता था और उसने हर बात कर के दी मेरी। 2016 में उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया और 2024 में वो मुझे छोड़ के चला गया। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, धन्यवाद मैम। तो ऐसे ही आपको और भी यूनिक और अनोखी आर्ट फॉर्म्स दिखाते रहेंगे। आज के लिए दस्तकारी की दुनिया में बस इतना ही, धन्यवाद। Thank you.